और बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबर की, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से जुड़ी हुई दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस केस के दूसरे नंबर पर सुनवाई के लिए इसे सूचीबद्ध किया गया है। इधर विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट में सोमवार को हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट में पक्ष रखने की गुहार लगाई है। अगर हाईकोर्ट की तरफ से इनको अनुमति दे दी जाती है तो आज सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष वकील के माध्यम से प्रदीप यादव और बंधु तिर्की भी इस मामले में अपने पक्ष को रख सकते हैं। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट में 13 और 14 जनवरी को लगातार 2 दिनों तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 19 जनवरी की तारीख सुनाई और इसीलिए आज जब इस पर सुनवाई होगी सबकी निगाहें टिकी होंगी। पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा था। वहीं बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट RN सहाय ने पक्ष रखा था। सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष शपथ पत्र दाखिल कर स्वतः संज्ञान पर आगे कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। दोनों पक्षों की दलील के बाद सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज के दिन को निर्धारित किया था। और सहयोगी भुवन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। भुवन, आज के दिन कितना महत्वपूर्ण बाबूलाल मरांडी के लिए भी? तो बिल्कुल विवाह, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है बाबूलाल मरांडी के लिए, खास करके जो दलबदल मामले में जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बाबूलाल मरांडी की ओर से भी पक्ष रखा जा चुका है और इसके अलावे स्पीकर के द्वारा भी ये कहा गया है कि किस तरह से वायलेशन हुआ है और इसके बाद जो विधायकों के द्वारा जो नोटिस और शिकायतें जो मिली है तो उसके बाद नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में किस तरह का डायरेक्शन देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले दिनों जो डायरेक्शन दिया था और उसमें स्पीकर के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि हाईकोर्ट में इस मामला में सुनवाई चल रही है तो आप हाईकोर्ट को ही इस मामले में अपना अपील दाखिल करें। भुवन, अगर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की बात की जाए तो उन्होंने भी सोमवार को लेकर एक पक्ष अपने तरफ से रखने को लेकर गुहार लगाई थी, तो क्या ये माना जाए कि आज उनकी तरफ से भी अपने पक्ष रखने को लेकर अनुमति दी जा सकती है? जरूर, कल प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के द्वारा हस्तक्षेप याचिका हाईकोर्ट के समक्ष में दाखिल की गई है और ये अपील की गई है हाईकोर्ट से कि इस मामले में उन्हें भी मौका दिया जाए पक्ष रखने का। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट पर निर्भर करता है कि दोनों जो हस्तक्षेप याचिका है दोनों विधायकों के द्वारा जो दाखिल की गई है उस मामले में वो क्या निर्णय लेती है। हालांकि अब से कुछ देर के बाद इस मामले में जो सुनवाई होगी तो उसी दौरान ये देखने को मिलेगा। लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है चूंकि ये कई महीनों से केस चल रहा है और हाईकोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई कितने बजे से शुरू होती हुई नजर आएगी भुवन? देखिए, चीफ जस्टिस की अदालत में दूसरे नंबर पर ये केस सूचीबद्ध है और अब देखना होगा कि हाईकोर्ट समय कितने बजे निर्धारित करती है। लेकिन जो सुनवाई का समय है 10:30 बजे से इस मामले में सुनवाई शुरू होती है हाईकोर्ट में और दूसरे नंबर पर ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भुवन इस तमाम जानकारी के लिए। वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में सियासी तांडव शुरू हो चुका है। झारखंड में भी बीजेपी और वीएचपी ने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पर कार्रवाई की मांग की है। कुछ वर्षों से एक बड़ा वर्ग है सिनेमा मेकर्स का, बुद्धिजीवियों का, जो लगातार सनातन धर्म पर प्रहार करता रहता है और जो हमारे देवी देवता हैं उनको लगातार अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के अगर आप मूवीज को देखें या पिछले कुछ वर्ष के आप सीरियल्स को देखें तो लगातार ऐसे घृणित प्रयास किए गए हैं। ऐसे घृणित प्रयास की हम कड़ी निंदा करते हैं और इनके खिलाफ तो मुकदमा भी दाखिल हो गया और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। लेकिन ऐसा प्रयास जब भी होगा
तो ये सड़कों पर उतर का इसका विरोध होगा। देखिए, धर्म की सबको इज्जत करनी चाहिए। किसी धर्म विशेष के बारे में अगर आप दुष्प्रचार करेंगे, देवी देवताओं को गलत तरीके से आप वहां दिखाने का प्रयास करेंगे, तो इसका जोरदार विरोध होगा। कई अश्लील फिल्मों को, हिंदू धर्म के ठेस पहुंचाने वाली फिल्मों को हमने देश में चलने नहीं दिया और आगे भी करेंगे। परंतु ये बोल करके संगठन को आगे उलझाना अभी वर्तमान परिस्थिति में ये उचित नहीं समझते हैं। उसके बाद भी हम विरोध करेंगे। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा का असर विभागीय अधिकारियों पर होता नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकार के पहले वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनवरी के पहले सप्ताह से नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक राज्य के कार्मिक विभाग में विभागवार रिक्त पदों के आकलन का कार्य ही किया जा रहा है। ऐसे में झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। हर बार की तरह इस बार भी नियुक्ति प्रक्रिया की फाइल विलंब से चल रही है। कार्मिक विभाग के आदेश के बावजूद विभागवार रिक्त पदों के आकलन का कार्य अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। झारखंड में ऐसी स्थिति तब है जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत करने का ऐलान किया था। राज्य में इस वक्त विभागों में रिक्त पड़े पद पर गौर करें तो प्राथमिक शिक्षा 22,728, माध्यमिक शिक्षा में 16,680 पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय में 2,030 पद रिक्त हैं। कल्याण विभाग के संचालित आवासीय विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या 1,336 है। कृषि विभाग में रिक्त पद 6,979 हैं। श्रम नियोजन की और राजपत्रित रिक्त पदों की संख्या 1,527 है। ग्रामीण विकास की पंचायत सचिव 2,389, वनरक्षी 1,877, वनपाल 828 और आदेशपाल 454। झारखंड में बेरोजगारों की बढ़ रही फौज को लेकर 2019 के विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। चुनावी घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन ने हर साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था। सरकार गठन के 13 महीने के बाद जब रोजगार की गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है, तब सत्ताधारी दल के अपने तर्क हैं। ये पूरा वर्ष ही रोजगार का वर्ष होगा और जेपीएससी का भी हम लोगों का टारगेट है कि इस साल में 2 बार जेपीएससी हम लोग कंडक्ट करवा लें और जेसीसी भी 2 बार हो जाए, ताकि जो रिक्तियां हैं सरकारी रिक्तियों को भर लिया जाए। जो 20 वर्षों से जो जंग लगी हुई है अधिकारियों को, तो ऐसे चीजों में थोड़ा वक्त लेते हैं वो, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री जी सख्त हैं। हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह आए थे, उन्होंने भी इन सारी विषयों पर चर्चा की है। हम समझते हैं बहुत जल्द जो कैलेंडर जारी होने की बात कही थी मुख्यमंत्री जी, उसको पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार पर रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। मंत्री और ये सरकार, राज्य की सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके कुर्सी पर आसीन हुई है। आज आप मोराबादी मैदान चले जाइए, चाहे बिरसा चौक चले जाइए, जो लोगों को पिछली सरकार ने रोजगार दिया था संविदा के तहत, आज उनको हटाकर बेरोजगार करने का काम किया है। झारखंड से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन को मजबूर होते हैं। इसकी पुष्टि कोरोना काल के दौरान 8 लाख के करीब लोगों की घर वापसी से भी समझी जा सकती है। बावजूद इसके राज्य में हजारों की संख्या में अगर रिक्त पद पड़े रहेंगे तो राज्य की मौजूदा सरकार पर सवाल उठना लाजिमी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
झारखंड में कोरोना सैंपल की जांच को 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ऊपर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले लैब टेक्नीशियंस हकदार तो पुरस्कार के थे, लेकिन सम्मान और पुरस्कार तो दूर, 4 महीने से उन्हें वेतन तक नहीं मिला। स्थिति ये है कि अब किसी को उनका मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा है तो किसी को उधारी पर अब राशन देने के लिए दुकानदार तक तैयार नहीं है। रांची के सदर अस्पताल में कोरोना संदिग्धों की सैंपल जांच करने वाले नवनीत हों, संजय हों या फिर कोरोना की हर रिपोर्ट को कंप्यूटर में एंट्री कर रही पूजा, सबकी समस्या एक ही है। कोरोना काल में दिन रात काम करने के बावजूद सैलरी का नहीं मिलना। पूजा कहती हैं कि भाई के इलाज के लिए कर्ज लिया था, लेकिन अब समय से सैलरी ही नहीं मिलती, तो क्या किया जा सकता है। तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग को जो कोरोना काल में हम लोग को मतलब बहुत सारा से घर का, जैसे हम लोग यहाँ जो रेंट में लेके रह रहे हैं, तो हम लोग को कोई भी चीज़ का परेशानी, जैसे घर का रेंट देना हो तो हम लोग को उसके लिए परेशानी लेना पड़ रहा है। भूखमरी का हालत आ गया हम लोगों का। 4 महीना का सैलरी अभी तक नहीं मिला हुआ है। इसके चलते क्या हो रहा है ना, हम लोग किसी से कर्जा ले करके अपना संसार, अपना फैमिली को चला रहे हैं किसी भी हालत से। हम कान का मशीन लेने के लिए लोन लिया गया था, उसे हमें ये भर, इसीलिए मैं भी जॉब ज्वाइन की लेकिन पैसा टाइम पे नहीं मिल पाने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जब कोरोना चरम पर था और जांच काफी कम, तो कोरोना का चक्र तोड़ने के लिए इन लैब टेक्नीशियंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को बहाल किया गया था। परिवार और गृहस्थी की गाड़ी चलाने का दबाव ही था। जब हर कोई लैब की नौकरी से मुंह मोड़ रहा था, तब इन्होंने अपनी सेवा दी। अब जब वेतन नहीं मिल रहा है तो न्यूज 18 ने इस सवाल को हुक्मरान तक उठाया, तो कैमरे के सामने उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2 से 3 दिन में सभी को सैलरी दे दी जाएगी। सिविल सर्जन ने माना कि मुख्यालय से राशि आने में देरी होने की वजह से ऐसा हुआ है। दुखद है सभी को। नहीं, हम लोग कोई पैसा मिलेगा ऐसा बात नहीं है। बीच में कुछ दिक्कत हुई थी, हम लोगों ने स्टेट में बात भी किया है और ये प्रॉब्लम हमको लगता है कि 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। झारखंड ने 5 मिलियन से ज्यादा कोरोना जांच के आंकड़े को पार किया है और राज्य में रिकवरी रेट 98% के ऊपर है। ऐसा करने में लैब टेक्नीशियंस का महत्वपूर्ण योगदान है। जरूरत है इन्हें प्रोत्साहन और इंसेंटिव दिए जाने की, लेकिन अगर ये नहीं भी दे सकते तो सैलरी समय पर दी जाए। न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा जब सिमडेगा में इस बार महात्मा गांधी कृषि मेला नहीं लगेगा। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक हर साल ये मेला लगता था, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने ये फरमान जारी कर मेला नहीं लगाने के आदेश जारी कर दिए। इस मेले से नगर परिषद को 50 लाख के राजस्व की प्राप्ति होती थी, लेकिन कोरोना को लेकर इस बार इस पर रोक लगा दी गई है। बिहार के विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है। संयुक्त विहार के वक्त झारखंड के सिमडेगा में किसान उत्पादों की प्रदर्शनी और उन्हें यहां प्रदर्शित करने के लिए महात्मा गांधी कृषि मेला लगाया जा रहा था और सोनपुर में जानवरों के लिए यही मेला लगता था। हर साल किसान इस मेले में अपनी फसल को प्रदर्शित कर इनाम पाते थे, लेकिन इस बार उन्हें निराशा हाथ लगेगी। बिहार के छपरा से 4 लोग मेले में बांसुरी बेचने पहुंचे हैं, लेकिन यहां पहुंचकर इन्हें इस बात की जानकारी हुई कि इस बार ये मेला यहां नहीं लग रहा है। जिला स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार गांधी मेला जो है नहीं लगाया जाएगा और उसी के संदर्भ में गांधी मेला का आयोजन नहीं हो रहा है। कितना नुकसान होगा नगर परिषद को? पिछले साल में हम लोग जो है इसका 39,50,000 का दाम गया था।
मेला के लिए आए थे। गांधी मेला से 12 साल से आ रहे हैं हम लोग। मेला नहीं लग रहा है अभी। अब बाजार हाट करेंगे और अभी वही से घर परिवार चलेगा। कोरोना संकट के दौर में लगभग 9 महीने तक बासुकीनाथ मंदिर का पट बंद रहने की वजह से मंदिर पर आश्रित व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य होते ही बासुकीनाथ मंदिर परिसर एक बार फिर से भक्तों से गुलजार होने लगा है। कम पूंजी में सिंदूर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले दुकानदारों के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान लौटने लगी है। दरअसल बासुकीनाथ आने वाले श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के बाद जब खरीदारी करते हैं तो माता पार्वती का आशीर्वाद मानकर सिंदूर जरूर खरीदते हैं। बासुकीनाथ मंदिर से सटे सिंदूर बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। सुहाग चीज है और श्रद्धालु आते हैं बाबा बासुकीनाथ की पूजा करने के लिए माता पार्वती का, और सिंदूर सुहाग मनाते कि हम सुहागवती रहे, पुत्रवती रहे, सदा सुहागत रहे, मेरा धन दौलत ये संसार है। सिंदूर एक सनातन धर्म में सिंदूर का क्या महत्व है इससे तो सभी वाकिफ हैं, और जब बात फौजदारी दरबार के सिंदूर की हो तो कहना क्या है। वर्ष 2020 में कोरोना संकट के दौर में जब मंदिर के पट बंद पड़े थे, श्रद्धालु यहां नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इस वजह से यहां का सिंदूर व्यवसाय प्रभावित हुआ था। लेकिन जब हालात सामान्य हुए तो अब हम आपको नजारा ऐसा का दिखाना चाहते हैं। जो सिंदूर है, कई तरह के सिंदूर है, सब सिंदूर का अलग अलग नाम है और ग्राहक भी पसंद करके ले जाते हैं यहाँ से सिंदूर, और इसे मैया पार्वती का प्रसाद स्वरूप समझकर ले जाते हैं। यहाँ आने वाले जो भी भक्त हैं वह निश्चित रूप से प्रसाद स्वरूप सिंदूर को लेकर जाते हैं, और तो इस तरह कहा जा सकता है जो एक बार फिर से सिंदूर का बाजार जो है यहाँ गुलजार होने लगा है भक्तों के आने के बाद, और यहाँ आने वाले भक्त प्रसाद स्वरूप सिंदूर लेकर घर जाते हैं। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत हो कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा, और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।